गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं 21 अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं जैसे डेली एक कोटेशन के साथ। तो आज का कोटेशन भी है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बुरी चीज़ें चल रही हैं, आप अभी भी उन सभी से आगे हैं जो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपकी स्थिति देखिए, यहाँ पे दोनों हाथ सही सलामत है, फिर भी यहाँ पे भीख मांगा जा रहा है। और यहाँ पे दोनों हाथ नहीं है बट फिर भी सर पे ईंटा और ये कंधे पे झोला टांगा हुआ है। यानी कि स्थिति खराब है बट फिर भी कोशिश जारी है। तो सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी कोशिश कितने अच्छे तरीके से हो रही है और किस क्वालिटी के साथ हो रही है। तो अगर आप कोशिश कर रहे हो तो फिर आप ऐसा समय आएगा कि आपका स्थिति अच्छा बन जाएगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो वही बात है कि यदि आप कोशिश कर रहे हो तो फिर आप बाकी बहुत लोगों से आगे चल रहे हो, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो। कोशिश करने से ये होता है कि आपको कोई भी सफलता आज नहीं मिलती है तो कल मिल ही जाती है। यही होता है कि थोड़ा सा लेट होता है बट मिलता ज़रूर है, वो अगर आप अच्छे से मेहनत कोशिश कर रहे हो तो ही। ओके, दिखावे के लिए कोशिश प्रयास मेहनत नहीं करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको हमेशा लगे रहना है अपने लक्ष्य की तरफ। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे जो हम डेली देखते हैं 21 डेज़ का चैलेंज। इसको हमने शुरू किया है क्योंकि हमें एक अच्छा सा रूटीन बनाना है अपने लाइफ में। जो हमारा बार बार का बहाना होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा रूटीन नहीं सही है, तो इसकी शुरुआत यहीं से होगी। आपको सिंपली क्या करना है, ये 5 टास्क फॉलो करना है डेली। आपको डेली फॉलो करना है मिनिमम 21 डेज तक, क्योंकि इसको सोचिए 99% पीपल फॉलो करने में फेल हो जा रहे हैं। तो हमें उस 1% में आना है जो इसको अच्छे से फॉलो करते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है मिनिमम 21 डेज तक। आपको करना क्या है, यहाँ पे जो चीज़ फॉलो करते जाओगे आप, और उसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल क्या लिखा हुआ है, टोटल मार्क्स 5। आपको ईमानदारी से खुद को नंबर देना है कि आपको आज कितना नंबर मिला है, 3 नंबर, 4 नंबर, इवन अगर 1 नंबर भी मिलेगा तो आपको वो नंबर कमेंट करके बताना है। कमेंट करने से ये होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हमको अपना नंबर इम्प्रूव करना है। और यदि आप डेली 5 नंबर पा रहे हो तो अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। तो कमेंट करके आपको बताना है कि आज मुझे कितना नंबर मिला है। कुछ लोगों का कमेंट आता है, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो, क्योंकि आप बहुत ही सीरियस हो और ऐसे ही सीरियस बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो अच्छी बात है, आप लगे रहिए, एक दिन आपका रिजल्ट आपके सामने जरूर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है दोस्तों। तो हाल ही में कहाँ भारत तुर्की संबंध को मजबूत करने के लिए भारत तुर्की मैत्री संघ के गठन की घोषणा की गई है। तो बस आपको सिंपली भाषा में ये बताना है कि हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ का आयोजन कहाँ पे किया गया है। बस आपको सिंपली यही बताना है। तो यहाँ पे सामने ऑप्शन है दोस्तों, कहाँ पे किया गया है, तो सी हैदराबाद में। भारत तुर्की मैत्री संघ कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है हैदराबाद में। दोस्तों इस जो ये संघ है या फिर ये जो इसकी मीटिंग हुई है, इसका मतलब क्या है कि भारत और तुर्की के बीच में कैसे आने वाले समय में आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सहयोग करना है एक दूसरे का। तो ये सारी बातें हो रही हैं भारत और तुर्की के बीच में, जो कि हैदराबाद में आयोजन किया गया है इस बार का। ओके, यहाँ पे बात हो रहा है तुर्की का। दोस्तों तुर्की ने अभी हाल ही में अपना नाम चेंज किया है। पहले ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना तुर्की, ये इसका पहले नाम हुआ करता था, बट हाल ही में इसका नाम चेंज होकर के अब क्या हो गया है, अब हो गया है तुर्की। क्या हो गया है, तुर्की। लास्ट में अब यहाँ पे ये जोड़ दिया गया है, तो अभी हो गया है तुर्की, पहले था तुर्की। ओके दोस्तों, ये जो तुर्की है इसकी राजधानी कहाँ पे है, इसकी राजधानी है अंकारा में। कहाँ पे है, अंकारा में है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है लीरा। क्या है, मुद्रा लीरा। राजधानी है अंकारा और मुद्रा है लीरा। तो इसी तुर्की के साथ मीटिंग चल रही है, बात हो रही है हमें कैसे आगे बढ़ के सहयोग करना है एक दूसरे का। ओके दोस्तों, ये जो तुर्की है यहाँ पे मैक्सिमम जो तेलुगु मूवी होती है, तेलुगु मूवी उसकी शूटिंग होती है। तो इसके बारे में भी बात हो रहा है कि हमें कैसे फिल्म उद्योग में एक दूसरे का लोकेशन यूज करना है, तुर्की और भारत का। ओके दोस्तों, ये हो रहा है हैदराबाद में। तो हैदराबाद के सीएम कौन है, तो सीएम है कौन यहाँ के, रेवंत रेड्डी जी। कौन है, रेवंत रेड्डी जी यहाँ के सीएम है। ओके, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है दोस्तों जिष्णु देव शर्मा। ये है यहाँ के गवर्नर।
और सीएम है रेवंत रेड्डी जी। ओके, हम हैदराबाद के बारे में बार बार आपको बताते हैं कि ये कब स्वतंत्र हुआ था, कब ये अलग अलग राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि हैदराबाद किस वर्ष में एक स्वतंत्र राज्य बना था। ओके, हमने आपको बताया है कि इसको आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, तो आपको वो ईयर बताना है कि वो किस सन में बनाया गया था एक अलग राज्य हैदराबाद। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, FAO की रिपोर्ट के अनुसार कौन जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से सर्वाधिक प्रभावित है। यानी कि आपको बताना है कि जो FAO की रिपोर्ट आई है उसमें कौन जलवायु परिवर्तन से ज़्यादा नुकसान झेल रहा है। तो सामने आपके ऑप्शन है दोस्तों, किसको हो रहा है ज़्यादा नुकसान? सी, ग्रामीण किसान को। दोस्तों यहाँ पे आपको इजी लग रहा होगा, बट आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो सोचिए ऑप्शन देख करके आपको कितना कन्फ्यूजन होने वाला है एग्जाम में, अगर आपको डायरेक्ट पता न हो तो। ठीक है, सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है ग्रामीण किसान को। दोस्तों जब मौसम अपने हिसाब से नहीं चलता है, ठंडी में ठंडी सही से नहीं पड़ती है, गर्मी में सही से गर्मी नहीं होती है, और बरसात में टाइम टाइम पे बारिश नहीं होती है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा, कभी सूखा हो जाएगा, तो ये सब जो मौसम का परिवर्तन है, ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये जलवायु परिवर्तन की वजह से ही ग्रामीण किसान को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यही डिसाइड हुआ है कि ग्रामीण किसान जो है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दोस्तों जो हमारा भारत की जनसंख्या है उसमें 60% जो जनसंख्या है वो आज भी कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पे। तो इसीलिए ये मुद्दा बना हुआ है चर्चा का विषय कि आखिर में कैसे क्या किया जाए, कैसे जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल किया जाए, हमें क्या करना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन ज़्यादा न हो। तो ग्रामीण किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, जो कि 60% डिपेंड करता है भारत कृषि पे। तो ये मुद्दा है सोचने वाली। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है, आपको कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पे ऑप्शन। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, किस राज्य ने SC कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है। तो बताना है कि किस राज्य ने जो SC कोटा होता है उसके अंदर भी सब कोटा लागू करने का फैसला लिया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, किसने किया है? ए, हरियाणा ने। हरियाणा के दोस्तों अभी हाल ही में CM बने हैं, जो इनका दूसरे नंबर का टर्म है, यानी कि दूसरी बार बने हैं। तो उनका नाम है नायब सैनी। तो ये है यहाँ के CM, जिन्होंने डिसाइड किया है कि जो फैसला आया था 1 अगस्त को, जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों का, कि हमें SC और ST के अंदर भी क्या करना है? उप वर्गीकरण करना है। यानी कि आपको पता होगा कि जो कोटा होता है वो ऐसे होता है कि हमें OBC को देना है, SC को देना है, ST को देना है। ठीक है, सीधे सीधे होता है। बट अब यहाँ पे ये ध्यान दिया जा रहा है कि SC और ST में भी ऐसे कौन लोग हैं जो वास्तव में हकदार हैं इस आरक्षण के। ओके, यानी कि SC ST में भी वो लोग जो इस आरक्षण का लाभ लेकर के अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं, तो अब उनको दोबारा से आरक्षण का लाभ देना ये होगा कि जो उन्हीं के कैटेगरी में सबसे नीचे तबके पे हैं उनको वो आरक्षण सही से नहीं मिल पा रहा है। तो उसी को ध्यान में रख करके उप वर्गीकरण किया जाएगा कि कौन जो है वो लोग SC या ST में जिनको वास्तव में ज़रूरत है इस आरक्षण का। तो इसी को ध्यान में रख करके ये फैसला लिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये आरक्षण दोस्तों ये ऐसा मुद्दा है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको आरक्षण के बारे में अच्छे से डिटेल से जानना हो तो आप हमारे चैनल पे जाइए, और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जो है बवाल मुद्दे करके। उस बवाल मुद्दे में हमने आरक्षण के बारे में बिल्कुल शुरू से बताया है कि कैसे वैदिक काल से शुरुआत हुआ था और कैसे आकर के प्रेजेंट टाइम में आरक्षण ये समाप्त हुआ है, एंशिएंट टाइम में, मिडाइवल टाइम में और मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है इस आरक्षण का। ये सब कुछ बहुत ही डिटेल से हमने बताया है, तो आप जा करके देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही डिटेल से हमने बताया है एक एक चीज़। ओके, तो यहाँ पे बात हो रहा है आरक्षण का, जो कि SC में भी सब कोटा लागू किया जाएगा हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में आपको यहाँ पे छोटा सा हल्का सा बता देता हूँ मैं। प्रेजेंट टाइम में जो अपने भारत में आरक्षण है वो OBC को कितना मिलता है? 27%। ओके, और जो SC लोग हैं उनको मिलता है 15%, और जो ST लोग हैं उनको मिलता है 7.5%। और अभी हाल ही में कुछ साल पहले आया है EWS, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो जो जनरल लोग होते हैं उनमें जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं उनको 10% आरक्षण दिया जा रहा है। तो जब ये टोटल जोड़ा जा रहा है तो ये जो आरक्षण टोटल आ जा रहा है वो आ जा रहा है 59.50% आ जा रहा है।
तो यहाँ पे यही मुद्दा बना हुआ है कि हमें आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जाने देना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि आरक्षण जो है 50% से नीचे आ जाए। तो बात हो रहा है कि जो EWS को मिल रहा है इसको समाप्त किया जाए। तो ठीक है, ये चर्चा का विषय है। तो इसी को ध्यान में रख करके अब ये हो रहा है कि यहाँ पे जो SC और ST को जो 15% 7.5% मिल रहा है, तो उसमें से भी उनको मिले जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत हो। ठीक है दोस्तों, ये जो कोटे में भी सब कोटा हो रहा है, इसकी शुरुआत 2007 में बिहार के उस टाइम के जो CM थे, कौन, अभी जो है नीतीश कुमार, इन्होंने क्या किया था 2007 में सबसे पहले ये शुरू किया था कोटे में भी सब कोटा। तो 2007 में इन्होंने किया था और अब उनकी फिर से सरकार बनी है वहीं पे बिहार में। तो देखिए अब हरियाणा के बाद वहाँ का डिसीजन क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, फिर से इसको लागू करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसा समय होगा आएगा हम आपको अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जानना है कि सब कोटा अभी कहाँ पे हुआ है, SC में, हरियाणा में। ठीक है, आप जरूर जाके देखिएगा, वीडियो बहुत मज़ा आने वाला है। आरक्षण के बारे में सब कुछ डिटेल आपको वहाँ पे बताया गया है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, UNDP की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या के लगभग 4 करोड़ 17 लाख लोग बेहद गरीबी में जी रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो हाल ही में रिपोर्ट आया है UNDP का, उसमें 4 करोड़ 17 लाख लोग कहाँ पे गरीबी में जी रहे हैं। तो यहाँ पे सामने ऑप्शन है दोस्तों, कहाँ की बात हो रही है ये, तो ये हो रही है बांग्लादेश की। किसकी बात हो रही है, बांग्लादेश की। दोस्तों ये जो बांग्लादेश है ये हमारे भारत का जो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ये नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे ऐसे भारत है, तो यहाँ पे इसकी स्थिति है बांग्लादेश की। तो ये जब अभी आज़ादी से पहले ये क्या था, पूरा ये भारत का हिस्सा था, यानी कि ये भारत में ही आता था बांग्लादेश। तो यहाँ पे बांग्लादेश की बात हो रही है, तो पहले ये क्या था, ये पूरा बंगाल था सबसे पहले। ओके, और जब ये बंगाल था तो उस समय 1338 में यहाँ पे फ़खरुद्दीन, कौन, फ़खरुद्दीन मुबारक शाह, इन्होंने यहाँ पे बंगाल को बसाया था। और जब ये वहाँ पे इन्होंने बसाया था बंगाल को, तो उस समय पूरे भारत में ये सबसे अच्छी और सबसे वेल्दी, यानी कि सबसे रिचेस्ट सिटी हुआ करती थी बंगाल। ओके, बट जब मुग़ल आए वहाँ पे, मुग़लों ने वहाँ पे बहुत अच्छे से लूटपाट किया, बहुत लूटा। और जब लास्ट में मुर्शिद कुली खान आते हैं, कौन, मुर्शिद कुली खान, तो वो कब आते हैं पिक्चर में, वो आते हैं 1717 में। तो फिर उसी समय आते हैं यहाँ पे कौन, आते हैं अंग्रेज। कौन आते हैं, अंग्रेज। बट अंग्रेज से यहाँ पे लड़ाई होती है, ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं आता है। बट जब फाइनली वहाँ पे पिक्चर में आते हैं सिराजुद्दौला, कौन, सिराजुद्दौला, तो फिर यहाँ पे इनके और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध होता है। कौन सा युद्ध है वो है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है यहाँ पे किस सन में, 1757 में। तो यहाँ पे जब युद्ध होता है तो फिर उसके बाद से बंगाल पूरा कंट्रोल में आ जाता है अंग्रेज़ों के। ओके, उसके बाद तो बंगाल की स्थिति डाउन होती जाती है। और आज सोचिए ऐसा स्थिति आ गया है कि यहाँ पे 4 करोड़ 17 लाख लोग बेहद गरीबी में जी रहे हैं। कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है। तो राजधानी कहाँ पे है, ढाका में है। कहाँ पे है, ढाका में। और इसकी मुद्रा क्या है, तो टका है। कौन है, टका। ओके, तो ये हो गया इसकी राजधानी और ये हो गया इसका मुद्रा। ओके, बट इससे पहले ये जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश बना कैसे, जब ये हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो उसी समय आपको पता होगा कि पाकिस्तान भी अलग हुआ था। तो जो आज पाकिस्तान है वो वैसे नहीं अलग हुआ था। यहाँ पे जो भारत है अपना, ऊपर ऐसे भारत ऐसे आया है, तो यहाँ पे बंगाल है और यहाँ पे पाकिस्तान है। तो उस समय जब पाकिस्तान अलग हुआ था, तो जो ये एरिया है प्रेजेंट टाइम का, ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये जो था ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ था। ओके, तब 1947 में। तो फिर आगे चल करके 1971 में युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो उस युद्ध में ये जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अलग हो जाता है इससे, इस वाले पाकिस्तान से, और ये अलग अपना देश का, राज्य का मांग करता है कि हमें एक अलग देश बनाना है।
तो इस जो युद्ध है 1971 की भारत और पाकिस्तान की, उसमें इसका उदय होता है, उसमें ये स्वतंत्र होता है और एक अलग देश बनता है बांग्लादेश। कब? 1971 के भारत पाकिस्तान की लड़ाई में। तो ध्यान रखना है, यहीं पे 4,17,00,000 लोग बेहद गरीबी में जी रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ किया है। तो बताइए कहाँ पे हुआ है कर्मयोगी सप्ताह? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ है कर्मयोगी सप्ताह। दोस्तों ये कैसा है, इसमें क्या लर्निंग होता है? इसमें दोस्तों जो भी सिविल सर्वेंट है, यानी कि जो सिविल सेवक हैं हमारे भारत के, उनको सिखाया जाता है कि आपको कैसे लोकाचार यानी कि लोगों का अच्छे से ख्याल रखते हुए हमारे देश को आगे बढ़ाना है। तो सिविल सेवकों को लोकाचार पे कैसे फोकस करना है, ये यहाँ पे बात होती है कर्मयोगी सप्ताह में। इसका जो ये मिशन है, मिशन कर्मयोगी, इसका यही मोटो ही है कि हमें कैसे जो हमारे मानव संसाधन है उनको हम कैसे तैयार करें कि वो जो हमारे देश का डेवलपमेंट हो, विकास हो, उसमें वो मेन भूमिका निभा सके। यानी कि मानव संसाधन का अच्छी तरह से उपयोग करने की बात होती है मिशन कर्मयोगी में। ओके, तो ये जो मिशन कर्मयोगी है इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2020 में। कब हुआ था? सितंबर 2020 में मिशन कर्मयोगी की शुरुआत, जिसमें मानव संसाधन को अच्छे से तैयार करने की भूमिका होती है। ओके दोस्तों, भारत का लक्ष्य कब तक है कि हमें एक विकसित भारत बनाना है? विकसित भारत बनने का भारत का लक्ष्य कब तक है? तो वो है 2047 तक। अभी क्या है, भारत विकासशील देश है, तो विकसित भारत जो बनने का लक्ष्य है वो है 2047 तक। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? किसके लिए? व्यक्तिगत वित्त पोषण बढ़ाने के लिए। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, कितने बैंकों के साथ? सी, 10 बैंकों के साथ। दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन फोकस में कौन है? तो सबसे मेन फोकस में है महिला उद्योगपति। कौन? महिला उद्यमी सबसे फोकस में यही है। क्यों? क्योंकि हमें कोशिश करना है कि कैसे हम महिलाओं को उद्यमी बनाएं। इससे ये होगा कि जब महिलाएं यहाँ पे शहर में हो या फिर गांव में हो, जब वहाँ पे वो खुद रोज़गार करेंगी तो वो और भी महिलाओं को उसमें रोज़गार उपलब्ध कराएंगी। इसी के पहल जो आप देखे होंगे, एक लखपति दीदी, ये जो एक पहल है मोदी जी का, उसमें ये अहम भूमिका निभाएगा। इसमें 10 बैंकों के द्वारा किया जाएगा काम ये कि उन्हें आसानी से लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। इनको, महिलाओं को जो उद्यमी बनना चाहती हैं, कोई उद्योग स्थापित करना चाहती हैं, तो 10 बैंकों का सहयोग है, आराम से लोन प्रोवाइड कराएगा ये बैंक। ओके, अब 10 बैंक कौन कौन से हैं ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बट कितने बैंक हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो 10 बैंक हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात हो रहा है महिलाओं का, तो इंटरनेशनल लेवल पे वुमेन डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। तो अपने भारत में नेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? नेशनल वुमेन डे तो भारत में कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। हमने अपने कम्युनिटी वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, आज ही पूछा है सुबह, कि नेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल लेवल पे 8 मार्च को। ठीक है, तो आपके अगर एग्जाम में पूछे तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेशनल पूछ रहा है या फिर नेशनल पूछ रहा है, तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है? तो बस आपको सिंपली भाषा में ये बताना है कि वो कौन सा बैंक है जिसने अपना एक अलग शाखा खोला है। कहाँ पे? सिंगापुर में। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, किसने खोला है? डी, HDFC बैंक ने। ओके दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है HDFC का। तो HDFC जो ये बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? क्योंकि अभी चर्चा में है, तो बताना है कि इसका स्थापना कब किया गया था। तो ये हुआ था अगस्त 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में।
प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन कौन है? दोस्तों अभी चर्चा में है क्योंकि इसने अपना एक शाखा खोला है सिंगापुर में, तो ये सब जानना जरूरी है कि स्थापना कब हुआ था। तो अगस्त 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और चेयरमैन कौन है? तो वो है अतानु, यहाँ पे लिख रहा हूँ ATANU, अतानु चक्रवर्ती, ये है चेयरमैन। और इसके CEO कौन है? तो CEO है शशिधर जगदीशन, ये है इसके CEO। अभी चर्चा में बैंक है तो कुछ भी पूछ सकता है, या तो चेयरमैन या फिर CEO किसका? HDFC बैंक का। ओके, और बात हो रहा है कि ये भी खोला है यहाँ पे सिंगापुर में, तो इसका टर्नओवर कितना है कि यहाँ पे खोला है और कितना वृद्धि होगा? तो इसका अभी प्रेजेंट टाइम में 2024 में जो आया है आंकड़ा, उसमें इसका टोटल 49 बिलियन का क्या है? पूरा रेवेन्यू है। कितना? 49 बिलियन का। तो अब खोला है सिंगापुर में, तो देखते हैं कितनी वृद्धि होगी। जैसा जैसा न्यूज आएगा आपको हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रहा है सिंगापुर का भी, किसका? सिंगापुर का। तो देख लीजिए यहाँ ये है कहाँ पे, और ये इसका ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। सिंगापुर दोस्तों जो है ये संस्कृत वर्ड है। कौन सा वर्ड है? संस्कृत वर्ड है सिंगापुर, जिसका मतलब होता है लायन सिटी। क्या मतलब होता है इसका? लायन सिटी। देखिए सिंगापुर, तो इसका मतलब है लायन सिटी। दोस्तों ये जो सिंगापुर है, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अपने भारत का भी एक लैंग्वेज है। तो कौन सा लैंग्वेज है वो है तमिल। यानी कि जो अपने भारत का जो तमिल लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंगापुर का भी। तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था एक। ओके, सिंगापुर दोस्तों ये जो हमारा प्यारा भारत है, जो यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह है, तो यहीं पे है क्या? ये सिंगापुर है। ओके, तो लोकेशन भी आप भारत से इसको ऐसे देख सकते हैं। तो HDFC बैंक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में किस राज्य में मेरा होऊ चुंगबा महोत्सव मनाया गया है? कौन सा महोत्सव? मेरा होऊ चुंगबा महोत्सव। तो बताना है कि किस राज्य में मनाया गया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, कहाँ पे मना है? तो ये मना है मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुर में दोस्तों यहाँ पे जो नागा जनजाति है उसके द्वारा, और प्लस यहाँ की जो मैतेई, कौन? मैतेई जो लोग हैं, इन लोगों के बीच में ये त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार दोस्तों ये जो नागा लोग हैं ये रहते हैं पहाड़ियों पे। कहाँ पे? पहाड़ियों पे। और ये जो मैतेई लोग हैं ये रहते हैं कहाँ? घाटियों में। तो पहाड़ियों और घाटियों लोगों के ये मिलन का त्यौहार है। यानी कि ये जाति जो समूह होता है उसको एक एकता में बांधने वाला त्यौहार है मेरा होऊ चुंगबा महोत्सव, जो कि कहाँ का है? मणिपुर का है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, बात हो रहा है मणिपुर का, तो मणिपुर के CM कौन है? CM कौन है यहाँ के? तो वो है एन बीरेन सिंह जी। कौन है? एन बीरेन सिंह जी यहाँ के CM हैं। और राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य जी। कौन है? लक्ष्मण आचार्य जी यहाँ के राज्यपाल हैं। यहीं पे मनाया गया है मेरा होऊ चुंगबा महोत्सव मणिपुर में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22-23 अक्टूबर को किस देश का दौरा करेंगे? तो आपको सिंपली भाषा में ये बताना है कि जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे होगा। ओके, तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे होगा? तो ये होगा रूस में। कहाँ पे? रूस में। रूस का जो कजान शहर है, कौन शहर? कजान शहर। यहाँ पे होगा इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन, कजान शहर में। ऑप्शन में आपके हो सकता है कि शहर बस दे दे, तो ध्यान देना है कजान में हो रहा है। दोस्तों ये जो सम्मेलन हो रहा है इस बार का 16वें नंबर का, इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस बार का विषय है कि कैसे हमें अपने विश्व को न्याय संगत वैश्विक विकास व सुरक्षा पहुंचाना है। यानी कि हम कैसे न्याय के अकॉर्डिंग अपने विश्व को डेवलप करेंगे और इसको सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे।
ये इस बार का विषय है 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, जो कि कहाँ पे हो रहा है, रूस में हो रहा है, रूस के कजान शहर में हो रहा है। दोस्तों ब्रिक्स इस बार का चर्चा में है। तो ब्रिक्स ये कब बना था, इसमें कितने मेंबर हैं, भारत इसमें कब शामिल हुआ था, और अभी हाल ही में कौन कौन मेंबर इसमें ऐड हुए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो बात हो रहा है ब्रिक्स का, किसका, BRICS। ओके दोस्तों, ये पहले क्या था, स्टार्टिंग में सिर्फ ये था, क्या बोलते थे इसको, ब्रिक बोलते थे, ब्रिक। ओके, बी मतलब ब्राज़ील, R मतलब रसिया, I मतलब इंडिया और C मतलब चाइना। ओके, तो ये कब बना था, ये ब्रिक बना था दोस्तों 16 जून को 2009 में। ओके, उसके बाद ये जो S है इसका मतलब है साउथ अफ्रीका। तो ये कब जुड़ा था इसमें, ये 2010 में, यानी कि 1 साल बाद ये इसमें ऐड हुआ। तो ये जो ब्रिक था ये बन गया ब्रिक्स, क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। ओके, ये 2009 में हुआ था, ये रूस में हुआ था सबसे पहली बार 16 जून 2009 को। कब हुआ था, 2009 को रूस में। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि अभी तक इसमें 5 मेंबर थे ब्रिक्स में। बट 1 जनवरी 2024 को इसमें 4 देश और शामिल हो गए हैं। कितने देश, 4 देश 1 जनवरी 2024 से शामिल हुए हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं, तो एक है ईरान, दूसरा है मिस्र, और तीसरा है इथोपिया, और चौथा है UAE। तो ये 4 जो देश हैं ये नए नए ऐड हुए हैं ब्रिक्स में। आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि वो कौन से 4 देश हैं जो शामिल हुए हैं। हो सकता है कि आपको ये ऐसे नाम बना करके 4 देशों का पेयर दे दे, तो आपको ध्यान देना है ईरान, मिस्र, इथोपिया और UAE नए मेंबर जो शामिल हुए हैं 1 जनवरी 2024 में। तो अब प्रेजेंट टाइम में ब्रिक्स में टोटल हो गए हैं 9 देश। तो ये नंबर भी आपसे पूछ सकता है कि अब 2024 में ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं, तो 9 मेंबर हैं। ओके दोस्तों, ये जो इस बार का 2024 का ये मीटिंग हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, हमने देखा है रूस में हो रहा है। और इससे पहले 2023 में कहाँ पे हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। 2023 की बात हो रही है। अब आने वाले समय में यानी कि 2025 में कहाँ पे होगा, तो ये होगा ब्राज़ील में। कहाँ पे होगा, ब्राज़ील में होगा। और इससे पहले भारत में कब कब हुआ है ये सम्मेलन, तो भारत में दोस्तों ये हुआ था पिछली बार 2012 में, उसके बाद हुआ था 2016 में, और सबसे लेटेस्ट हुआ था 2021 में। तो लास्ट बार 2021 में हुआ था इसका सम्मेलन भारत में। ओके, तो इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ था किसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में। तो कुछ भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको अच्छे से टैकल कर लेना है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं है। आप कमेंट करके प्लीज़ बताया करिए, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो तो। ओके, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।